फिज़िक्स के पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है कि मतलब अगर किसी भी चीज़ का मास ज़ीरो है और हम उसमें थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हैं, उससे अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा वो फिर फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मतलब इंक्रीज ऑफ फोर्स काजेज इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, या फिर इफ फोर्स इंक्रीज काजेज इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। उसी के नीचे है फिर उसकी एग्जांपल स्प्रिंग मोशन की। अब जैसे वो साइड में ग्राफ बने हुए हैं, जैसे अब उसका मास है ज़ीरो, अब हम थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे उससे उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। उसका फिर फार्मूला भी दिया गया है, T = 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है। जिस तरह हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा उसी तरह ये भी है। बाउल एंड बॉल सिस्टम, ये भी ऐसे है। उसकी बाउल के अंदर बॉल रखी हुई है, उसकी मास जो है वो ज़ीरो है। अब जैसे है कि हम उस पे पोजीशन ए से उसे गिराएंगे, वो एक बी की तरफ जाएगा, फिर ए की तरफ ऐसे मूव करता रहेगा, वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये छोटी सी थ्योरी है। और उसके नीचे है पेंडुलम। पेंडुलम का फार्मूला है, वो भी ऐसे है। और वो रस्सी से बॉल बंधी हुई है, अब उसे थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करना हो जाएगी, वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। फिर इसका फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। उसके आगे फिर उसकी डेफिनेशन दी गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पहले वो ठीक है, फोर्स इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। फिर उसके आगे उसके यूजेस हैं। यूजेस के आगे फिर है वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन वही है कि अगर एक बॉडी जितनी भी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी वो वाइब्रेशन है इन वन राउंड। और फिर टाइम पीरियड जितने टाइम में वो वाइब्रेट करेगी बॉडी, वो फिर टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड के अंदर अगर उसने इतने बार वाइब्रेट किया है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फिर एम्पलीट्यूड ये है कि मतलब अगर बॉडी का मतलब वज़न या फिर वेट ज़्यादा है तो वो फिर उसे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी और साउंड भी ज़्यादा होगी। तो डैम ऑसिलेशन ये है कि अगर फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करे, कम करे किसी भी सिस्टम में, तो फिर वो फिर डैम ऑसिलेशन कहलाता है। उसकी भी डेफिनेशन दी गई है, वो भी कर सकते हैं। वेव मोशन, अब वेव मोशन तो सिंपल है कि बस ये बताने की कोशिश की है कि मतलब वेव मोशन जो है उसका वाइब्रेशन के साथ ताल्लुक़ है। अब उसके साथ एग्जांपल भी दी गई है पेंसिल वाली। अब एक टब है, उसके अंदर हम पेंसिल डालेंगे तो फिर वेव्स पैदा होंगे, वो फिर वेव्स मोशन होगा। उसकी आगे भी डेफिनेशन दी गई है वेव मोशन की। अब उसकी दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल ये है कि अगर किसी भी वेव्स को मीडियम चाहिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो जो वेव्स पैदा करे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो मशीनरी के ज़रिए होता है, बड़ी हैवी मशीन के ज़रिए, उसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है और ट्रांसफ़र है। लॉन्गिट्यूडनल ये है कि हम अगर एक स्प्रिंग है उसे हम खींचते हैं तो उसके दरमियान जो स्प्रिंग्स होते हैं उसमें फासला बढ़ जाता है। जब हम उसे छोड़ते हैं तो जब क्लोज होते हैं फासला कम हो जाता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। अब ट्रांसफ़र ये है कि एक स्प्रिंग है उसे खींचते हैं और जब वो स्प्रिंग्स के ऊपर नीचे होते हैं, मतलब अप डाउन होते हैं, तो फिर वो फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, वो भी है। अब है वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आगे चलते हैं। वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। पहले वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे, और जो डी है, डी जो डी है वो है वेवलेंथ के बराबर, और वेवलेंथ का फार्मूला है साइन है लैम्बडा। तो लिखेंगे V = λ/T। टी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और टी की जगह फ्रीक्वेंसी ऊपर 1, फिर 1 ख़त्म हो जाएगा तो फिर फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा इसका। अब है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक फार्मूला है जिससे हम वेव्स को मुहैया कर सकते हैं। एक टब है
वो डायग्राम है। एक टब है, उसके ऊपर वुडन प्लेट है जो पानी को टच कर रही है, उसके ऊपर मोटर फिट हुई हुई है, और जब हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे उससे वुडन बॉक्स भी वाइब्रेट करेगा। वुडन बॉक्स जो वाइब्रेट करेगा फिर पानी में वेव्स पैदा हो जाएंगी। फिर वेव्स बस यहीं ख़त्म है, रिपल टैंक यही फार्मूला है, तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। फिर इसकी 3 किस्में हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और है डिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन है वो सिंपल है, अब एक वेव्स जा रही हैं, वेव्स आगे अगर मीडियम आ गया है तो वो फिर बैक हो जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पूरा। ये फिर रिफ्लेक्ट है, उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। डिफ्रैक्शन में ये है कि वेव्स जा रही हैं वो बिल्कुल सीधी जा रही हैं। जब आगे एक मीडियम है, दो मीडियम आ जाएंगे, उनके दरमियान फासला जो होगा जाने का वो बहुत कम होगा, जिससे जो उसके बाद जो वेव्स जाएंगे वो हर तरफ जाएंगे, मतलब पूरे सर्कल की तरह। अब है डिफ्लेक्शन ये है कि अगर दो वेव्स जा रही हैं, सॉरी दो नहीं, वेव्स जा रही हैं तो उनके आगे दो मीडियम आ गए हैं, उनके दरमियान फासला ज़्यादा है जाने का, तो फिर जो आगे वेव्स जाएंगे उनके कॉर्नर्स टेढ़े हो जाएंगे, बाकी सीधी होंगी। बस यही चैप्टर में है, बाकी